friends and welcome back to my YouTube channel कॉमर्स का ज्ञान। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ क्लास 12 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाला पूरा जो पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। हमने उसके एग्जांपल्स भी सॉल्व किए, जिसमें एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया है। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर पहले वो वीडियो सारे देख लीजिए, बिकॉज दोज आर द बेसिक कंसेप्ट। और जैसे कि मैंने बोला था कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार उसका ही एक सोलो क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। राइट, ये थियरी पोर्शन हमने ऑलरेडी पहले भी कवर किया है कि भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमें क्या लेना है। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है कि जिससे आपके लिए इसका अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा और आप लोग इजीली याद कर पाओगे कि आपको कौन से आइटम्स इसमें इंक्लूड करने हैं। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स को कैश फ्लो में यही होता है कि सर कौन सी आइटम्स हम लोग इंक्लूड करें, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतने सारे आइटम्स है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई आइटम स्किप हो जाती है, इसीलिए ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में हमें याद रखना है ताकि ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। चलिए, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मतलब कि ऑब्वियसली हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, और वहाँ से हमें पैसे मिलेंगे। राइट, सो फर्स्ट आइटम अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स मतलब कि प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें हमने परचेज़ की होगी। राइट, सो अगर हम लोग परचेज करते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैश आउटफ्लो। ठीक है, और अगर हम लोग सेल करते हैं तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो। मतलब ये फिक्स एसेट का सेल और परचेज दोनों चीज़ें आपको कहाँ पे इंक्लूड करनी है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर। ठीक है, सेकंड इज इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स में याद रखना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अगर करंट इन्वेस्टमेंट्स है या तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है वो आपका जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, इट इज़ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट्स में अगेन सेल होगा तो क्या हो जाएगा, इनफ्लो, परचेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। सिंपल। देन यू हैव इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। इनटेंजिबल एसेट्स में भी सेम, सेल करोगे तो भैया पैसा मिल रहा है तो इनफ्लो कर दो, परचेज हो रहा है तो आउटफ्लो कर दो। ठीक है, तो ये मेजर कैटेगरीज है कि जो आपको याद रखनी है, फिक्स एसेट्स, सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट्स एंड थर्ड इज इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तीनों आइटम में क्या याद रखना है, सेल और परचेज, सेल और परचेज। ठीक है, और दो चीज़ जो आपको फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और इंक्लूड भी होता है, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, मान लो हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है, शेयर मार्केट में, सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में, तो मुझे इंटरेस्ट तो मिलेगा, तो वो जो इंटरेस्ट इनकम है दैट इज़ बेसिकली माई कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और वो इनफ्लो हो जाएगा आपका। वैसे ही आपको डिविडेंड मिला है, आप लोगों ने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किया, आपको डिविडेंड मिला तो वो डिविडेंड भी कहाँ पे जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। सो दिस आर दी, यू कैन से दी आइटम्स और दी लेट्स से एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इतनी आइटम्स आपको याद रखनी है, ये तो बहुत ईजी है। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, इन सब में सेल परचेज, सेल परचेज, सेल अब आपको याद है कि कैश फ्लो, अगर लेट्स से सेल किया है तो कैश इनफ्लो होगा, परचेज किया है तो कैश आउटफ्लो होगा। क्लियर गाइस? चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल कवर अप करते हैं फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये भी एक फुल फ्लेज एग्जांपल जैसा ही है कि जिसमें आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के सारे एडजस्टमेंट्स भी पता चलेंगे और जो मैंने लास्ट वीडियो रखा था दैट वाज एडजस्टमेंट्स इन CFS। ये एडजस्टमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग मशीनरी अकाउंट या तो फिक्स एसेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रिपेयर करते हैं एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। राइट, ये इसका वीडियो मैंने रखा था, उसमें से आपको इसमें फिक्स एसेट वगैरह वाला जो कंसेप्ट है वो वापस कवर हो जाएगा, तो वो रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और एडजस्टमेंट्स इन CFS बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार वो क्वेश्चन में आएगा। अगर आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो डेफिनेटली उसमें एडजस्टमेंट आने ही वाला है। ठीक है, सो पे अटेंशन। अब देखिए क्वेश्चन 1, मशीनरी एट कॉस्ट। मुझे क्लोजिंग बैलेंस दिया है और ओपनिंग बैलेंस दिया है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 4,20,000 एंड 4 लाख। मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस दिया है 1,10,000 एंड रुपीज़ 1 लाख, और साथ में हमें पेटेंट्स का इन्फॉर्मेशन भी दिया है 1,60,000 एंड
2,80,000 राइट। तो जो हमने अभी फ्लो चार्ट में देखा था कि फिक्स एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है, ये सारी चीज़ों का सेल और परचेज हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। क्लियर। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया है, पे अटेंशन। मशीन कॉस्टिंग ₹40,000, ठीक है। कितने का था मशीन? 40,000 का, विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 24,000 राइट। तो 40,000 की मशीनरी पे ऑलरेडी उस पर जो डेप्रिसिएशन है वो कितना एक्यूमुलेट हुआ है, 24,000, एंड इट वाज सोल्ड फॉर 20,000, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मशीनरी की बुक वैल्यू निकालनी है। क्या करना है? बुक वैल्यू निकालना है। स्टूडेंट्स बुक वैल्यू में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बुक वैल्यू निकलेगा तो आप लोग सेल प्राइस के साथ उसको कंपेयर कर पाओगे। बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी? 40,000। ऑलरेडी उस पर डेप्रिसिएशन कितना एक्यूमुलेट हो गया है? 24,000। तो ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसको मुझे कॉस्ट में से माइनस कर देना है। अब बोलोगे सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखा हो फिर भी माइनस ही करना है, ठीक है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज विद द टर्म्स। कंसेप्ट क्या है? जो भी कॉस्ट है उसमें से आपको डेप्रिसिएशन जो उस पर पाइल अप हुआ है ऑलरेडी, मुझे उसको माइनस कर देना है, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा? 16,000। दिस इज़ द बुक वैल्यू। ये क्या है? इसकी करंट बुक वैल्यू है। मतलब कि अगर मैं अपने अकाउंट्स देखूँ अभी, तो मेरे अकाउंट्स में बैलेंस शीट में इस मशीनरी की वैल्यू अभी कितना है? 16,000, और मैंने उसको बेचा कितने में? राइट, सेल वैल्यू 20,000। 16,000 का मशीनरी भैया आपने 20,000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, यस। सो कितना हुआ प्रॉफिट? 4,000 रुपीज़, राइट। अब यही चीज़ हमें मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और यही चीज़ उसमें पोस्ट करना है। लेकिन ये आपका वर्किंग क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, पहले आपको इस तरह से वर्किंग प्रिपेयर कर लेना है। क्लियर गाइस? दूसरा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 40,000, ठीक है। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ मतलब क्या? राइट ऑफ कर देना, मतलब कि बुक से उसको निकाल देना है, उसको लात मार के भगा देना है, ठीक है। सो रिटर्न ऑफ इज़ बेसिकली अमोर्टाइजेशन, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो फिक्स एसेट्स होते हैं, मतलब कि टेंजिबल एसेट, राइट, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, और जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं उस पर अमोर्टाइजेशन लगता है। सो राइटिंग ऑफ इज़ बेसिकली क्या किया है हमने? उसको अमोर्टाइज किया है, मतलब इट इज़ सिमिलरली लाइक डेप्रिसिएशन, ओके। एंड सम सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो जितना अमोर्टाइज किया है उसको माइनस करना है, बाकी जो बचेगा वो हमने प्रॉफिट में बेचा है। यहाँ तो स्ट्रेट अवे लिख के ही दिया है आपको कि भाई दोज वेर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। यहाँ पे तो हमने प्रॉफिट या तो लॉस निकाला था। ये तो और भी ईजी है, इसमें तो आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, राइट, कि भैया प्रॉफिट में ही बेचा है, तो हमें उसको प्रॉफिट को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। सो यहाँ पे मुझे जो पेटेंट्स का अकाउंट है वो भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लियर? सो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एग्जाम्पल का, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे आपको बहुत काम आएगा। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है? मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, राइट। मशीनरी अकाउंट का लेजर प्रिपेयर करना है और उसके साथ साथ ही आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। और तीसरा अकाउंट जो मुझे प्रिपेयर करना है दैट इज़ फॉर पेटेंट्स, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अब मशीनरी अकाउंट का क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस दिया है। हमेशा याद रखना है कि मशीन आपके लिए क्या है? एसेट है। एसेट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। क्या होगा? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड पे लिखना है, राइट। चलिए तो टू ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, कितना है? 4 लाख रुपीज़। बाय क्लोजिंग बैलेंस लिख दो, राइट, या तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,20,000। अब जो हमने वर्किंग किया था कि ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया, बुक वैल्यू कितना निकला था? 16,000। ये हमने बेचा कितने में? 20,000 में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अ सेकेंडरी मैटर, लेकिन जो बेचा है उसके पैसे तो मुझे मिलने वाले हैं, ठीक है। चाहे मैं प्रॉफिट में बेचूँ कि लॉस में, पैसा तो मिलेगा। मैंने सेल किया है तो पहले रिकॉर्ड कर लो बाय बैंक अकाउंट सेल,
क्या करना है, बाय बैंक अकाउंट सेल कितने पैसे मिलने वाले हैं, 20,000। अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ उसको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो मुझे भैया 4,000 का प्रॉफिट हो रहा था बिकॉज मेरी बुक वैल्यू 16,000 थी और वो मशीनरी मैंने बेचा है 20,000 में, राइट। तो जो प्रॉफिट है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दो, टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना, 4,000, कितना है, 4,000 है। और एक चीज़ जो आपको रिकॉर्ड करनी है, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है उसका अमाउंट भी तो निकालना पड़ेगा। सो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन था, 24,000। अब ये जो डेप्रिसिएशन है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऑलरेडी हमने अकाउंट तो बनाया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, वहाँ पे कहाँ पे चला जाएगा, डेबिट साइड पे। यहाँ पे आपने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया है बिकॉज डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी में क्रेडिट किया, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। लेकिन उससे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी है, ठीक है, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस हमें कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड पे। कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड पे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 1 लाख, टू बैलेंस कैरिड डाउन, राइट, इट इज़ 1,10,000। अब टू मशीनरी अकाउंट करके हमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, टू मशीनरी अकाउंट 24,000, ठीक है। इस तरह से आपको अकाउंट्स में क्या करना है, इसका पोस्टिंग करना है। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग निकालना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले आप लोग ये अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए किस तरह से मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये अकाउंट्स का बैलेंसिंग करना है, राइट। यूजुअली जो आपका मशीनरी अकाउंट है उसमें क्रेडिट बैलेंस याद आएगा, तो मुझे बैलेंस करने हैं, डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट परचेज, क्या लिखना पड़ेगा, टू बैंक अकाउंट परचेज, ठीक है। और मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, 60,000 रुपीज़। तो ये हो गया आपका परचेज का अमाउंट। क्या किया हमने, परचेज ऑफ मशीनरी निकाला, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है। डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगा तो हमेशा आपका क्या हो जाएगा, वो परचेज का अमाउंट। क्रेडिट साइड पे आता है तो शायद सेल होगा, राइट, या तो डेप्रिसिएशन होगा, लेकिन दोनों चीज़ें हमें ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है। डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है तो परचेज लिखना है, टू बैंक अकाउंट परचेज, क्लियर। अब उसी तरह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी करना पड़ेगा बैलेंस, राइट। इसका क्या है, डेबिट साइड पे बैलेंस याद है तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या हो जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन कौन सा है, जो हम लोग पीपीटीआई वाले में चार्ज करते हैं, ठीक है। पीपीटीआई वाले में, सॉरी, जो हम लोग डायल वाले स्टेप पे चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, राइट, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर वाला अमाउंट है ये। चलिए 134, राइट, 1,34,000 यहाँ पे भी टोटल करना है, मेरे पास जगह नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे सिर्फ टोटल आपको कर देना है दोनों साइड का, ओके। और यहाँ पे कितना बैलेंसिंग आ रहा है, 34,000, 34,000, राइट। यहाँ पे मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रिपेयर नहीं करना है, वरना वहाँ पे जो हम लोग डायल वाली आइटम में डेप्रिसिएशन वापस जो प्लस करते हैं तो ये 34,000 वहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था उसको नहीं, ड्यूरिंग द ईयर वाला चाहिए। तो हमेशा आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, जो हमें यहाँ पे 34,000 मिल रहा है और जो हमें वहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करना है, क्लियर। सो दिस इज़ वन ऑफ द एडजस्टमेंट्स इन कैश फ्लो जो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी काम आएगा और इन्वेस्टिंग में भी काम आएगा, राइट। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि इन्वेस्टिंग में आपको कैसे काम आता है। उससे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब ये दोनों अकाउंट्स हमने प्रिपेयर कर लिए। अब मैंने जो बोला था कि हमें पेटेंट्स अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। पेटेंट्स अकाउंट का लेजर प्रिपेयर करना पड़ेगा।
डेबिट क्रेडिट। पेटेंट अगेन इनटेंजिबल है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे लिखते हैं, हमेशा डेबिट साइड पे लिखते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,80,000, क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफ़र कर दो क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,60,000। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ ₹40,000। रिटर्न ऑफ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिटर्न ऑफ मीन्स एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन इज लाइक डेप्रिसिएशन, जो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं टेंजिबल एसेट्स पे, वैसे ही इनटेंजिबल एसेट्स पे हम लोग एमोटाइजेशन चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन हम लोग क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, अमोटाइजेशन भी क्रेडिट साइड पे ही आएगा बाय एमोटाइजेशन। ठीक है, कितना अमाउंट है 40,000 रिकॉर्ड कर लो। एंड सम सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20,000, कितने बेचे वो नहीं बोला, लेकिन जितने भी पेटेंट्स हमने बेचे 20,000 प्रॉफिट पे बेचे, तो 20,000 प्रॉफिट मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो टू लेट्स से प्रॉफिट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करो, प्रॉफिट ऑन सेल कितना है 20,000, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नहीं, बस अब बैलेंसिंग कर दो इसको। ठीक है, कितना होगा ये 3 लाख रुपीज़, दोनों साइड पे हायर टोटल है 3 लाख रुपीज़, राइट। अब क्या करना है, हमें इसको सिंपली बैलेंस करना है। जो मैंने बोला था क्रेडिट साइड पे अगर क्लोजिंग बैलेंस आता है, आई मीन बैलेंसिंग फिगर आता है, तो वो क्या होगा, सेल का अमाउंट होगा या तो डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल एसेट्स के केस में एमोटाइजेशन। ठीक है, अगर इनटेंजिबल की बात करते हैं तो क्रेडिट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, राइट, पहले मैं लिख देता हूँ, बैलेंसिंग फिगर हो रहा है 1 लाख रुपीज़, बैलेंसिंग फिगर 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख रुपीज़ हो रहा है। ये जो 1 लाख रुपीज़ है क्रेडिट साइड पे, ये दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये सेल का अमाउंट होगा या तो एमोटाइजेशन का। एमोटाइजेशन हमें ऑलरेडी बोला गया है, तो बचा कौन सा, सेल, तो क्या हो जाएगा ये बाय बैंक अकाउंट सेल। ठीक है, बैंक अकाउंट सेल, ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर। फिर से रिपीट करूँगा, अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है तो आपका परचेज का अमाउंट होगा, क्या होगा आपका परचेज का अमाउंट। ये सारे एंट्रीज फिक्स्ड है, इसी तरह से आपको एडिशनल एडजस्टमेंट्स में इस तरह से अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्लियर, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हमें सेल ऑफ पेटेंट्स, ठीक है, सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स मिल गया। अब हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सारे इन्फॉर्मेशन है। ये नोट कर लीजिए तब तक। चलिए, जो हमारा लास्ट स्टेप है वो अब हमें प्रिपेयर करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी वह अब हमें सिर्फ क्या करना है, नोट डाउन करना है। और अब ये जो मैंने फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया था पहले, अब वो फ्लो चार्ट आपको इसमें काम आने वाला है। ठीक है, उसमें हमने 3 चीज़ें देखी, फिक्स एसेट्स का सेल और परचेज, इनटेंजिबल एसेट्स का सेल और परचेज, और इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का सेल और परचेज, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, तुरंत आप लोग सॉल्व कर पाओगे। अब मशीनरी मैंने सेल किया था, ठीक है, या तो लास्ट में पेटेंट्स अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, उसमें बैलेंसिंग फिगर हमें कौन सा मिला था, सेल ऑफ पेटेंट्स। सो यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग सेल ऑफ पेटेंट्स, राइट। अगर वर्किंग नोट आपने प्रिपेयर किया है तो वर्किंग नोट का नंबर लिख देना है, जैसे कि वर्किंग नोट 3 था हमारा वो, राइट। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर आप लोग मेंशन कर सकते हो। अमाउंट क्या है, अमाउंट मेरा था 1 लाख रुपये। ठीक है, अब मशीनरी की बात करते हैं। मशीनरी का भी, और दूसरी बात, सेल ऑफ पेटेंट्स आपके लिए क्या है, इनफ्लो है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव में लिखा है अमाउंट। अब मशीनरी की बात करते हैं, तो सेल ऑफ मशीनरी, राइट, सेल ऑफ मशीनरी। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर आप लोगों ने आपने जो अकाउंट प्रिपेयर किया था उसमें तो मुझे परचेज ऑफ मशीनरी बैलेंसिंग फिगर मिला था, राइट। लेकिन वो बात सही है, लेकिन हमने सेल भी तो किया है, हमारे पास सेल अमाउंट भी है, तो मुझे सेल ऑफ मशीनरी भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा और परचेज ऑफ मशीनरी जो मुझे बैलेंसिंग फिगर मिला है उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंप्रेशन लेके मत चलो कि जो बैलेंसिंग फिगर मिलता है वही मुझे इन्वेस्टिंग में रिकॉर्ड करना है, ऐसा नहीं होता है। आपको बैलेंसिंग फिगर के साथ साथ जो रिलेवेंट आइटम्स है उसको तो रिकॉर्ड करना ही है। ठीक है, जो हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि परचेज और सेल दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है, राइट। सो परचेज मुझे बैलेंसिंग फिगर में मिल गया, सेल ऑलरेडी मेरे पास है, तो दोनों रिकॉर्ड करना है। सेल ऑफ मशीनरी, इट वाज सोल्ड फॉर 20,000 प्लस में रिकॉर्ड कर लो। देन परचेज ऑफ
मशीनरी, ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी आपको बैलेंसिंग फिगर में मिला था, कितना अमाउंट था वो 60,000 था। ये मैं नेगेटिव में लिख रहा हूँ बिकॉज इट इज़ माई कैश आउटफ्लो। 60,000 क्या हो रहा है मेरा कैश आउटफ्लो, क्योंकि मैंने परचेज किया है तो पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है, ठीक है। बस सिंपल ये 3 चीज़ें ही थी हमारे पास, राइट। तो ये आपका कितना अमाउंट 120 एंड 60,000 हो जाएगा। पॉजिटिव आंसर है, सो हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अगर नेगेटिव आंसर आता तो क्या लिखते हैं, कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये हमारा पॉजिटिव आंसर है। इस तरह से आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को प्रिपेयर करना है विथ एडजस्टमेंट्स, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट्स भी आपका रिवाइज हो गया, यही एडजस्टमेंट हम लोगों को ऑपरेटिंग में भी काम आने वाला है। सो आई होप गाइस यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।